डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन कि कोई भी जो वो सोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हों। जिस तरह के अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट की वजह से क्या होगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो कंडक्टर हो सकता है, कोई कॉइल हो सकती है, कोई सोलेनॉइड, टॉयराइड, कोई भी किसी भी शेप में हो सकता है। तो उसमें बेसिकली दो लॉज हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं उस कंडक्टर से किसी भी डिस्टेंस के ऊपर। उसमें जो फर्स्ट लॉ है वो बायोट-सावर्ट लॉ है। बायोट-सावर्ट लॉ से हम बेसिकली क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस इन टर्म्स ऑफ द करंट दैट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। कि कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट पास कर रहा है, करंट आई पास कर रहा है, तो उस करंट की वजह से जो किसी भी उस कंडक्टर से किसी डिस्टेंस के ऊपर स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट। तो उसमें बेसिकली हम ये देखते हैं, ये सपोज करने के हमारे पास ये कंडक्टर है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर की वजह से मैंने करंट पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि क्योंकि इसमें फिर इसकी ये कोई एक आर्बिट्रेरी शेप और कंडक्टर है, तो उसमें मैं कोई एक लेंथ एलिमेंट ले लूँ डी एस, लाइक ये छोटा सा एलिमेंट ले लूँ डी एस, और डी एस इस पॉइंट से जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, डी एस का वहाँ से पोजीशन वेक्टर कितने हैं, आर। तो अगर मैं निकालूँ डी एस और आर, इनके बीच में एंगल कितने, थीटा, और इनका जो एरिया बनेगा डी एस और आर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, या यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डी एस के भी परपेंडिकुलर होगी, वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी। कि अगर डी एस स्क्रीन के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बी आउट, वो मे बी कि इसके परपेंडिकुलर स्क्रीन से परपेंडिकुलर होगी, ऐसे या इनवर्ट, किसी भी इनवर्ट या आउटवर्ट। ठीक है, तो ये डी एस का यहाँ से पी से डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है, मैंने क्या किया, छोटा एलिमेंट ले लिया डी एस, और उसकी वजह से मैं सिर्फ डी एस की वजह से जो पॉइंट पी है वहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, उसको क्या कह दिया, डी पी आउट। फिर इसको हम इंटीग्रेट करके पूरी कंडक्टर के लिए, इस पूरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह देखें ये पॉइंट पी है, तो उतना पॉइंट अगर मैं इधर ले लूँ, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आउट होगी इस तरह, और इधर से क्या होगी, इन, इस तरह ये क्लोज बनेगी ना, ऐसे इसके क्लोज बनेगी, और कनेक्टर इसके ये अंदर आएगी, ये वायर इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये डी बी आउट और इधर से ये डी बी इन, इस तरह। तो बेसिकली ये डी एस और आर ये एलिमेंट ले लिए, ये वाले, और जिस पॉइंट पी पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो ये, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वो ये। तो अगर मैं इसको देखूंगा, पॉइंट इधर ले लूँ, तो वो डी एस और आर फिर इधर बन जाएगा इस तरह। ठीक है, इसमें ये आर आपने याद रखना है, आर को वेक्टर क्या होगा कि डी एस से जो उस पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर फाइंड करनी है तो आपने डी एस से इधर आर इधर आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फाइंड करनी है तो वो आर इधर आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ फाइंड करनी है तो वो आर क्या होगा, वो इधर पॉइंट करेगा इस तरह ये। ठीक है, ये आर की डायरेक्शन आपने ज़रूर माइंड में रखनी है, आर। और डी एस की डायरेक्शन जो होती है वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, कि इस पॉइंट पे जिधर करंट होगा डी एस की डायरेक्शन उधर हो जाएगी। सो यहाँ से अगर मैं निकालूँ डी एस क्रॉस आर, डी एस क्रॉस आर, तो वो जो वेक्टर आएगा वो डेफिनेटली वो डी एस और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगी ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डी एस के भी और आर के भी, इस तरह इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो सो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ड्यू टू एलिमेंट डी एस, इस स्मॉल एलिमेंट डी एस की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, वो आती है म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। सो डी एस हमारे पास पता होना चाहिए, और आर यूनिट वेक्टर क्या है, ये हम देख चुके हैं कि ये यूनिट वेक्टर है
जिसकी डायरेक्शन डी एस से उस पॉइंट की तरफ है जिस पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ओवर आर स्क्वायर, आर जो है वो उस पॉइंट का डी एस से डिस्टेंस है। ठीक है कि ये पॉइंट पी, इसका डी एस से डिस्टेंस आर, और आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। सो अब इसको हमने, क्योंकि बेसिकली हमने इस पूरे कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो डी एस की वजह से तो हमारे पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें फ्रॉम हेयर टू हेयर, 2 पॉइंट, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, इसको इंटीग्रेट कर लें, वी हैव डी एस क्रॉस आर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, आई कांस्टेंट है, इसको अलग कर लिए, बाकी भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ, जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर उस कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसके डिस्टेंस आर के ऊपर कोई पॉइंट पी है। ठीक है, ये कंडक्टर है और ये डिस्टेंस इसका यहाँ से आर है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं डी। तो सो मैग्नेटिक फील्ड, अब हम एग्जांपल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग अ थिन स्ट्रेट कंडक्टर। तो हमारे पास एक थिन स्ट्रेट कंडक्टर है, जिससे ये फिगर में नज़र आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमने निकालनी है। तो डेफिनेटली हमें पहले क्या चाहिए होगा, डी एस क्रॉस आर। ये तो डी एस क्रॉस आर निकालने के लिए डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, तो यहाँ से निकालें डी एस क्रॉस आर। इसके हमने ये ले लिया कि ये हमें थिन फिल्म, इसकी सॉरी ये थिन कंडक्टर है, इसकी वजह से हमने इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इसके। तो हमने क्या लिया कि इस पी का जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो ए है, और हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एस। उस डी एस का इस पी से डिस्टेंस कितना है, आर, जो कि डेफिनेटली हम यहाँ यूज़ करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ के लिए हमें चाहिए आर, और इसका पोजीशन वेक्टर आर ये आ गया। ठीक हो गया। फिर ये पहले हम डी एस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पी की, फिर इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो पहले हम देखते हैं डी एस क्रॉस आर, जो कि हमें यहाँ चाहिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ चाहिए या यहाँ चाहिए कि, तो डी एस क्रॉस आर इज इक्वल टू, ये देखिए डी एस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो आर है वो, अगर आप डी एस क्रॉस आर देखें तो वो एक्स वाई प्लेन बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई प्लेन बनेगा। और अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट को देखें तो जब ए क्रॉस बी लेते हैं तो वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो वो जो डी एस क्रॉस आर का आंसर आएगा वो एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मीन कि वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, और वो क्या बनेगा, के यूनिट वेक्टर। अगर राइट हैंड रूल से निकालें ना, राइट हैंड रूल से आप फिंगर इधर कर्ल करें तो वो थंब इधर आ जाएगा इस तरफ, के यूनिट वेक्टर। तो इट मीन्स के डी एस क्रॉस आर इज इक्वल टू के यूनिट वेक्टर। ठीक है, डी एस क्रॉस आर मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया, और के, और डी एस क्रॉस का आर क्या होगा, डी एस इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और डी एस मैग्नीट्यूड इंटू आर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, और जो आर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो हमने देख लिया डी एस क्रॉस आर, इसके पहले हमने डायरेक्शन लिख ली वो कि के यूनिट वेक्टर, और साथ डी एस क्रॉस आर, और डी एस क्रॉस आर की मैग्नीट्यूड, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, डी एस मैग्नीट्यूड, वो डी एक्स है, क्योंकि यहाँ ये जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं ना डी एक्स, तो उसको हमने क्या कह लिया, डी एक्स कह लिया, ये डी एक्स हो गया। और दोनों में एंगल कितना है, साइन ऑफ थीटा, और आर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1 हो जाएगी। इस जस्ट हमने क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन लगाया यहाँ से यहाँ। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। ए यहाँ पर डी एस है तो डी एस मैग्नीट्यूड वो डी एक्स की इक्वल है, बी यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, और साइन ऑफ थीटा आ गई। तो ये हमारे पास डी एस क्रॉस आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ गई। तो इसको आप पुट कर दें बायोट-सावर्त लॉ में, यहाँ पर पुट कर लेंगे इधर। ठीक है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, सॉरी डी बी इज इक्वल टू, डी बी निकाल लें इसको, सॉरी यहाँ पुट कर लेंगे इसको, पहले यहाँ पुट करें, डी बी निकालने के लिए इधर पुट कर लें, डी बी इज इक्वल टू डी बी के यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, डी बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डी बी, इसकी मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड की, और के यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी एक्स साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गई डी बी की वैल्यू। इसको थोड़ा और देखते हैं कि अब इसकी मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखें डी बी,
तो वो क्या बनेगा कि वो तो आ जाएगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई डी एक्स साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गई, इक्वेशन 1 आ गई। अब देखते हैं कि आप फिगर से देखें, यहाँ से ये जो ट्राइंगल है इसमें से साइन थीटा निकालें, साइन थीटा क्या बनेगा ए ओवर आर, साइन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर, और वहाँ से आर निकालें तो वो ए ओवर साइन थीटा, और 1 ओवर साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, ये हो गया। फिर इसी वजह से टेन थीटा क्या बनेगा ए ओवर माइनस एक्स, यहाँ से टेन थीटा ए ओवर एक्स, ये एक्स टेन थीटा होता है ना ऑपोजिट ओवर बेस, ए ओवर एक्स, और एक्स चूँकि ये इस तरफ है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये हमने ओरिजिन लिया हुआ है, तो ए ओवर माइनस एक्स, यह जगह टेन थीटा ए ओवर माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स अगर हम निकालें एक्स इधर चला जाएगा, ये ए ओवर टेन थीटा बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ओवर टेन थीटा, ए ओवर टेन थीटा, ये यहाँ से एक्स हमने निकाल लिया, और जो 1 ओवर टेन थीटा है ये होता है कॉट थीटा, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए कॉट थीटा। अब जो यहाँ से हमारे पास एक्स आ गया, एक्स से अब डी एक्स निकालें, इसके लिए डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफरेंशियल डी एक्स, और यहाँ से डिफरेंशियल निकालें तो वो कॉट थीटा का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा, ये आ गया डी एक्स इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब हम ये करें कि हमारे पास जो इक्वेशन क्या क्या आ गई, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी, ठीक है। इसमें हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ये आर ये हमने यहाँ से निकाल लिया ए कोसेकेंट थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट करें ए स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 2 को मतलब 1 में पुट करें, और इक्वेशन 3 जो आई थी डी एक्स इज इक्वल टू, वो डी एक्स को भी इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दें, मीन कि ये डी एक्स और आर ये दो वैल्यूज हमारी इक्वेशन 2 और 3 में है, वो यहाँ पुट कर लें, तो हमारे पास ये बन जाएगा ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर कट जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए साइन थीटा डी थीटा, ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, इसकी वजह से। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये जब ये होगा कि इसका यहाँ पर एंगल कितना है, अगर ये इस जगह पर डी एक्स है तो इसका एंगल थीटा 1 है, और ये जो डी एक्स है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं, जब इस एंड पे है डी एस तो उसको एंगल थीटा 1 कह दिया, और अगर कंडक्टर के दूसरे एंड पे है तो उसको थीटा 2 कह दिया, और थीटा ज़रा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो इधर से नहीं किया। सो जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो वो यहाँ पुट कर लें, इंटीग्रेशन इसी को इंटीग्रेट कर लिया, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ये कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट कर लिया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 साइन ऑफ थीटा डी थीटा, तो ये पहले डी भी था, जब हमने इंटीग्रेट किया इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये बी आ गया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे कंडक्टर की वजह से, ये जो पूरा था हमारे पास इस पूरी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये आ जाएगी थीटा 1 एंड थीटा 2। अगर आपके पास इसकी लेंथ है, ये लेंथ ये होता है, वहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स से फिर यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 जो है वो आप निकाल लेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करके तो हम इसको आगे निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको थोड़ा सा अगर हम इंटीग्रेट भी कर लें तो साइन थीटा का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये हमारे पास बी का फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा फॉर दिस थिन कंडक्टर। अब इसमें जस्ट आपको अगर इसकी ज्योमेट्री पता है, इस कंडक्टर की मतलब लेंथ पता है, तो वहाँ से थीटा 1 थीटा 2 निकालें, यहाँ पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि इसकी इन्फानाइट लेंथ है, ये जो वायर है इसकी इन्फानाइट लेंथ है, इन्फानाइट का मतलब इधर और इधर, जब ये इन्फानाइट इधर है तो जितना ये इधर जाता जाएगा यहाँ से डी एस ये एंगल कम होता जाएगा, देखिए ना, अगर डी एस इधर है, इधर ये थीटा ये और कम हो जाएगा, इधर जाए और कम हो जाएगा, इधर से लें तो वो और कम हो जाएगा, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी ये थीटा कम होता जाएगा, और ये अगर ये इन्फानाइट है तो इन्फानाइट पे जाकर ये थीटा 1 क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 0, और उधर से भी जब क्या होगा कि ये इन्फानाइट लेंथ बढ़ेगी इधर जहाँ से, तो वो थीटा क्या बन जाएगा उधर से इसकी थीटा 2 एंगल है वो भी बढ़ता जाएगा इधर से, क्योंकि ये कम होगा ये बढ़ता जाएगा तो वो पाई के इक्वल हो जाएगा, मीन कि अगर इन्फानाइट लेंथ है, तो इसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर इन्फानाइट लेंथ है, ये इन्फानाइट लेंथ है, पॉइंट पी फिर क्या हो जाएगा बहुत क्लोज हो जाएगा इसकी, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है ना,
तो उस केस में अगर आप ये पी का यहाँ से एंगल निकालें ये बहुत स्मॉल आएगा, अगर यहाँ से निकालें ये इधर से वो थीटा टू इधर से जो बन रहा है वो 180 हो जाएगा पाई, अगर ये इन्फाइनाइट लेंथ है। सो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू पाई। फॉर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर ये लिमिट आ जाएगी। तो इसमें पुट करें cos 0 1 होता है, cos 2 ये -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास b आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई। ये जो आंसर बनेगा ये सारा आंसर सॉल्व होके ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो ये वाला cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 जब ये आप पुट करेंगे वैल्यूज तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और वो 2 फिर इस 2 से कट जाएगा, तो म्यू नॉट ओवर 2 पाई। मीन कि अगर आपके पास एक इन्फाइनाइट वायर है उसके नियर किसी भी पॉइंट पी के में पे मैग्नेटिक फील्ड वो किसकी इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए। ठीक है, ए उस पॉइंट का उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ये हमारे पास हो गया बायर-सावर्ट लॉ, जिसमें बेसिकली आपने करना क्या होगा, जो भी आपको सिचुएशन दी जाती है आपने डी एस निकालना है, फिर आर यूनिट वेक्टर निकालना है, डी एस क्रॉस आर निकालना है, और आर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, और फिर इसको इनपुट करके फिर उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंगल्स पुट करके आपने इंटीग्रेट कर देना। अच्छा, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। कि आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, सॉरी टू पैरेलल वायर्स हैं, प्लेट्स दो पैरेलल वायर्स हैं, उसमें भी अगर करंट एक तरफ है या ऑपोजिट है, एक में करंट के I2 है और एक में करंट के I1 है। तो ये जो I1 करंट है, अगर इसमें करंट I2 है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी यहाँ वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी इस तरह। ठीक है, तो ये वाला जो वायर I1 है वो I2 की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और I2 की मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कह दूँ B2। तो इसका मतलब है कि इस पे जो फिर फोर्स लगेगी यहाँ पर, क्योंकि ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई ना, I1 I2 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी F1 इज इक्वल टू I1L क्रॉस P2, मीन कि फोर्स ऑन वायर 1 इज इक्वल टू IL क्रॉस P2। ये जो हमने शुरू में देखा था फोर्स ऑन कंडक्टर। तो इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो यहाँ पर टेंजेंट होगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ देखूँ तो इधर टेंजेंट बनेगी, करंट आई इधर है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगी, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो वो IL क्रॉस B ये बनेगा ILB2 साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा, तो वो I1LB आ जाएगा। अब F1 इज इक्वल टू I1LB B2, और B2 हमने अभी निकाला कि अगर एक इन्फिनिट लॉन्ग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमने अभी निकाला, म्यू नॉट ये वाला म्यू नॉट आई ये वाली म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई है, क्योंकि यहाँ करंट I2 की मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए I2 ले लिया। इसको अरेंज कर लें तो म्यू नॉट I12 ओवर 2 पाई है इंटू L। इसका मतलब है कि अगर कोई वायर है ये दूसरी वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो उस वायर पे की जो फोर्स लगेगी इन दोनों के बीच में वो इक्वल हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 दोनों का करंट की वैल्यूज ओवर 2 पाई ए दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, L इज लेंथ ऑफ वायर, उस वायर की लेंथ। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ये बिटवीन टू पैरेलल वायर्स है, ये मैंने प्लेट्स गलती से लिख दिया, तो दिस आर बेसिकली वायर्स, टू पैरेलल वो करंट कैरिंग वायर्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि जो फोर्स है जो F1 इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो किस पे डिपेंड करती है। एक तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स पे, जिस तरह हम देखते हैं ना कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस पे होती है, यहाँ पर फोर्स किसकी इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द करंट्स पे I1 और I2, और उसमें दोनों फोर्स क्या होंगी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगी। अगर ये जितनी फोर्स I2 I1 पे लगा रही है उतनी I1 I2 पे लगा रही है, दोनों फोर्सेस क्या होंगी इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर ये F1 फोर्स इस पे लग रही है और इस पे F2 फोर्स लग रही है, F1 राइट को है और ये फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट है दोनों अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो ये F1 इधर है तो वो F2 क्या हो जाएगी वो इधर हो जाएगी F2।
ये दोनों F1 और F2 क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, और ये दोनों की जो प्रोडक्ट आएगा I1 I2 उसके प्रोपोर्शनल है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर I1 ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, F1 ज़्यादा हो जाएगा या F2 ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेशक दोनों करंट्स डिफरेंट हो, वो फोर्स सेम रहती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये फोर्स क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ये लेंथ को डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा F/L, इसको हम क्या मान देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसमें जो हुआ है कि वो लेंथ का रोल बीच में से निकल गया दूसरी वायर का, जस्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि इस वायर की जितनी भी लेंथ है उस पर यूनिट लेंथ कितनी फोर्स लग रही है। तो μ0 I1 और I2 और 2πa आ जाएगा, ये जो L रख डिवाइड हो जाएगा F1 से, इसको FD कह दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0 I1 I2 ओवर 2πa। अच्छा, यहाँ से हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पेयर है, कि 1 एम्पेयर कब होगा, वो हम इस यहाँ से निकालते हैं, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से है। इसमें देखिए μ0 क्या है, μ0 इज इक्वल टू 4π इंटू 10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू ये। तो इसमें देखिए 4 इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2, 4 कट के 2 हो जाएगा, और पाई भी कट जाएगा इससे, तो मेरे पास क्या रह जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, ये जो वैल्यू रह जाएगी 2 10⁻⁻7 I1 I2 ओवर A, ये आ जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है, 2 10⁻⁷ ये वाली याद रखनी है, और इधर क्या है I1 I2 ओवर A। तो अब आगे चलते हैं। अब द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर इज यूज्ड टू डिफाइन एम्पेयर। इसमें भी बताया कि जिस फोर्स से हम एम्पेयर को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाली F/B ओवर L, बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, लॉन्ग वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, that carry identical currents and are separated by 1 meter is 2 10⁻⁷. The current in each wire is defined to be 1 ampere। कि अगर इन दोनों के जो बीच में फोर्स है वो अगर करंट आइडेंटिकल है, मतलब ये I1 और I2 दोनों क्या सेम है, ये सेम है करंट है I, और ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर इसकी इक्वल हो जाए, ये निचली टर्म कट की थी ना, और दोनों वायर का जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, दो वायर्स हैं, करंट दोनों में कितना है, I करंट है, सेम करंट है, तो ये I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, और A1 है, ये भी हो गया 2π, ये तो कट गया था, सिर्फ क्या रह जाएगा 2π/7 रह गया था। तो इस केस में अगर जो है वो फोर्स इसकी इक्वल आ जाए, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर 2π 10⁻⁷ की इक्वल आ जाए, तो उस वक्त जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। ठीक है, देखिए इक्वेशंस देखिए ना, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ 2π 10⁻⁷ की इक्वल है, वो उसी वक्त हो सकता है जब ये I और I2 दोनों का प्रोडक्ट 1 हो और A भी 1 हो। A हम कह चुके हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 10⁻⁷ की इक्वल आती है, तो फिर I और I इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 1 होगा, और अगर सेम करंट है तो फिर वो I करंट भी 1 एम्पेयर हो जाएगा, ये भी 1 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स दैट कैरी आइडेंटिकल करंट्स आर सेपरेट बाय 1 मीटर इज दिस, मीन कि फोर्स कितनी है दो वायर्स के बीच में, दिस 2 10⁻⁷, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 1 मीटर। अगर ये कंडीशन हो जाए कि अगर 1 मीटर दोनों में करंट सेम है वायर में और उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, और उस वक्त फोर्स इतनी लगती है, तो उस वक्त जो करंट होगा दोनों में वो 1 एम्पेयर होगा। ये डेफिनेशन आई थी, मीन क्या, फोर्स निकालें, डिस्टेंस ये निकालें फोर्स, और मीटर से आप 1 एम्पेयर करंट का डिफाइन कर लिए यहाँ से। ठीक है, और इसी एम्पेयर को यूज़ करते हुए हम कूलम को डिफाइन करते हैं कि व्हेन ए कंडक्टर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पेयर, कोई कंडक्टर है उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहे हैं, तो उस वक्त जो 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगा, वो कितना हो जाएगा 1 कूलम। इनके कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है और इसमें से स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसमें से 1 सेकंड में अगर ये 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसमें 1 सेकंड में किसी भी एरिया को जितना चार्ज पास करेगा वो 1 कूलम होगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम कूलम की डेफिनेशन भी निकाल लेते हैं। तो जो SI यूनिट है उसकी वो हम यहाँ से करंट की एम्पेयर की SI यूनिट वो हम दो वायर के बिटवीन फोर्स से निकालते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर करंट ऑपोजिट हो तो वो दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। और बाकी सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ फोर्सेस की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाएगी। मीन के भाई ये करंट, इसमें करंट ऊपर है और इसमें करंट नीचे है, जो भी I1 I2 करंट है, तो ये इस पर फोर्स इधर लगेगी, मतलब ये वाली वायर इसको इधर फोर्स लगाएगी, ठीक है, और ये वाली वायर उसको दूसरी तरफ फोर्स लगेगी, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को विद इक्वल फोर्स। तो सेम करंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों वायर दूसरे के पास आएंगी। ऑपोजिट करंट दोनों में है, एक में ऊपर एक में नीचे, तो फिर ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी कनेक्टर है और उसके गिर्द आप निकालें B.DS, ठीक है, कोई कंडक्टर है उसके गिर्द आप ये निकालें B, मतलब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहाँ होगी B, ठीक है, और DS ये लेंथ एलिमेंट है, B.DS इक्वल टू B क्लोज DS, सॉरी ये यहाँ पर DS ये, तो B.DS ये निकालें और द होल इंटीग्रल, तो वो किसकी कहलाता है, म्यू नॉट I, ठीक है, क्योंकि B होती है म्यू नॉट I ओवर 2πr, और DS क्या होता है, DS मतलब है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे जब पूरा यहाँ से यहाँ, तो ये पूरा सर्कल की क्या बनेगी, सर्कमफेरेंस बनेगा, और वो किसके होता है 2πr। तो ये जो क्लोज इंटीग्रल है B.DS ये बताता है पूरा क्लोज पाथ का लेंथ, तो वो बनती है सर्कमफेरेंस 2πr, और B किसकी कहलाता है म्यू नॉट ओवर 2πr, तो ये बन जाएगा B.DS इक्वल टू म्यू नॉट I। स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए जो है वो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। सो एम्पेयर लॉ को यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइन इंटीग्रल B.DS अराउंड एनी क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट I, कि B.DS और उसका लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल मीन की जो उसका लाइन के ऊपर है, जो मीन की जो B.DS होगा, इसको लाइन इंटीग्रल को जब सॉल्व करेंगे तो उसकी लेंथ बताएगा उस पूरी लाइन की, क्लोज लाइन की। B.DS लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I, वेयर I इज द इनक्लोज करंट इन दैट लूप, जो भी लूप ले रहे हैं, ये जो क्लोज लूप ले रहे हैं, इसके अंदर जो कितनी करंट है वो आ जाएगी, जितनी भी करंट है I। सो दिस इज एम्पेयर लॉ। इसको भी एम्पेयर लॉ को भी यूज़ करते हुए आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, तो किसी स्ट्रेट कंडक्टर की, सोलेनॉइड की, टॉयराइड की, डिफरेंट। सो आज हमने क्या कर लिया, बायट-सावर्ट लॉ, फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स एंड देन एम्पेयर लॉ। थैंक यू।